हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9th एसएसटी का प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। आइए पूरा सॉल्व करते हैं। पहला है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सी है जहाँ पर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है? तो देखिए आंसर है हमारा मिज़ोरम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मिज़ोरम से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा। नेक्स्ट है इन विच डिवीजन ऑफ हिमालयाज आर द फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू लोकेटेड। तो कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू कहाँ पर हैं? ये है हमारी हिमाचल वैली में। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है ऐसी नदियाँ जो 12मासी होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हिमालय से जो नदियाँ आती हैं उनमें 12 महीने पानी रहता है। रीज़न है द हिमालयन रिवर्स आर फेड बाय रेनफॉल। तो हिमालयन रिवर्स में रेनफॉल से नहीं, ग्लेशियर्स, ठीक है, ग्लेशियर्स की वजह से वो जो नदियाँ होती हैं उसमें हमेशा पानी रहता है। तो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है बट रीज़न फॉल्स है, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जर्मनी व्हाट वाज होलोकास्ट। तो होलोकास्ट या फिर आप प्रलय जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में किसको कहेंगे? तो भाई होलोकास्ट तो क्या था, जिस तरीके से नाजीज़ के किलिंग ऑपरेशन चले थे, नाजी लोगों ने ज्यूस को मारा था, वो था होलोकास्ट। नेक्स्ट है वाई इज़ द पीरियड ऑफ 1793 टू 1794 रेफर टू एज अ रेन ऑफ टेरर। तो रेन ऑफ टेरर क्यों कहा गया था? क्योंकि भाई रॉबस्फियर की जो पॉलिसी थी ना, उसमें भाई पनिशमेंट दे दो, इंसान को मार डालो अगर छोटी सी भी वो गलती करे तो इसलिए उसको रेन ऑफ टेरर कहा गया फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 6 है देखो, द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स टू द विंटर पैलेस वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस किलिंग 100 वर्कर्स। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड। तो इसका जो उसको हमने ब्लडी संडे कहा, मजदूरों को मार दिया था पुलिस वालों ने। गुज्जर बाकरवाल आर पेस्टोरलिस्ट बिलोंगिंग टू विच रीजन। तो गुज्जर बाकरवाल किस रीजन को बिलोंग करते हैं? जम्मू और कश्मीर को। आप लोग ट्राई करिए कि एमसीक्यू के आंसर खुद भी कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिए। नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उनके प्रेसिडेंट का क्या नाम था? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्व द अबव पिक्चर एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो डेमोक्रेसी कह रहे हैं कि है, बट बंदूक तान करके डेमोक्रेसी चलाई जा रही है, तो क्या ये सच्ची डेमोक्रेसी है? कार्टून सजेस्ट करता है सीन ऑफ बूथ कैप्चरिंग एन इलेक्शन माल प्रैक्टिस विद अ गन। मतलब बूथ को कैप्चर किया गया है, जहाँ पर वोट डाले जाते हैं वहाँ पर गन के दम पर वोट डलवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है The dash was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. Segregation का मतलब होता है अलगाव या भेदभाव, अलगाव कर देना, सेग्रीगेट कर देना। तो इसके खिलाफ कौन सा जो आंदोलन चला था, क्या नाम किसने चलाया था? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने सेग्रीगेशन के खिलाफ आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है करंटली इन द लोकसभा नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 करंटली सीट्स रिजर्व करी गई हैं। हु हैज़ द पावर टू कॉल द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी इन इंडिया। तो आर्टिकल 17 जो है उसने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया है। ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 17। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड है, आपको लगेगा बाहर से रिलेटेड होगा, बट एक्चुअली ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मनी इन हैंड इन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब आपके हाथ में जो पैसा है वो किसका एग्जाम्पल होता है? वर्किंग कैपिटल का। मतलब आप उस पैसे से सामान खरीद सकते हो, कोई काम कर सकते हो। क्वेश्चन 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14। तो 6 से 14 वर्ष की उम्र में
के सारे बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान की गई थी, इसका नाम क्या था? इसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी स्कूल्स में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है, देखो, मैच द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद देयर कैटेगरीज मेंशन्ड। तो प्राइमरी एक्टिविटी जो हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो ये जैसे कि फ़िशिंग एक प्राइमरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? जो फैक्ट्री वगैरह हम लगाते हैं, जैसे कि बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो ए का मैच आ जाएगा हमारा सेकंड से, बी का जो मैच है वो हमारा आ जाएगा थर्ड से, और जो सी का मैच है टर्शरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हैं बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन ये वाला सी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सी वाले हो जाएगा ना, बी जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शरी एक्टिविटी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्टेट हैव द लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो रिड्यूस पॉवर्टी करने के लिए, यानी कि गरीबी कम करने के लिए ज़मीन सुधार आंदोलन, एक तरीके से ज़मीन लैंड रिफॉर्म्स कौन सी स्टेट में लेकर के आए गए थे? तो वेस्ट बंगाल, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन वाज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास्ड। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में फाइनली पास हो गया था। अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फूड ग्रेन्स गिवन पर फैमिली पर मंथ, कितना फूड ग्रेन हर महीने दिया जाता है? तो 35 किलो दिया जाता है। अब सेक्शन बी आ जाता है, हमारे एमसीक्यू वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब है व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? तो इसमें हमारे 3 टाइप के जो हैं वो पॉपुलेशन चेंज के होते हैं। एक होता है बर्थ रेट, एक होता है डेथ रेट, और एक होता है माइग्रेशन। तो बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। बर्थ रेट क्या होती हैं? जितने बच्चे पैदा होते हैं। लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। तो लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर, ठीक है। तो ये हो गया बर्थ रेट। डेथ रेट क्या होता है? डेथ रेट होता है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन पर ईयर। माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल एक जगह से दूसरी जगह, या तो कंट्री में या फिर अलग अलग स्टेट्स में, तो ये माइग्रेशन होता है। यही पॉपुलेशन चेंज की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे whose origins could be traced to the फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने जो जो लिए हैं राइट्स वो हमें बताने हैं। तो देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हम लोगों ने लिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर उसके बाद हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। फिर फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की फ्रीडम जो है वो भी हमने यहीं से ली है। राइट टू लाइफ, है ना, राइट टू लाइफ, भाई जीने का अधिकार है हमें भी, ये भी हम लोगों ने वहीं से ही लिया है। सिटीजन्स नेचुरल राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, कि भाई स्टेट हमें प्रोटेक्ट करेगी, ये भी राइट हमने वहीं से लिया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट एनी 2 आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के खिलाफ जो है वो हमें आर्ग्यूमेंट देने हैं। तो भाई डेमोक्रेसी के खिलाफ आप एक आर्ग्यूमेंट तो ये दे सकते हो कि इंडिया में जैसे जिस टाइप की डेमोक्रेसी चलती है इसमें हमें मेजॉरिटी ली जाती है, ठीक है, मेजॉरिटी। अब वो मेजॉरिटी ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो 6 पार्टियां हैं, ठीक है, एक पार्टी के पास 10% वोट आ गए, एक पार्टी के पास 20% आ गए, एक पार्टी के पास 28 आ गए, एक पार्टी के पास जो है वो 30 आ गए।
तो भाई जो 30 आ गए ना वोट, जिसके पास 30% वो जीत जाएगी और 28% वाली हार जाएगी। तो यानी कि हम लोगों का एक्चुअल मेजॉरिटी रूल हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग जो सबसे पहले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमने लिया हुआ है, ये भी एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है डेमोक्रेसी के खिलाफ। और आप ये कह सकते हैं इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, क्योंकि कई बार सरकारें ऐसे ही गिर जाती हैं। तो लीड्स टू इंस्टेबिलिटी है ना। पॉलिटिकल कंपटीशन और उसके पॉलिटिकल कंपटीशन हो जाता है तो कोई मोरालिटी उस केस में फिर नहीं रह जाती है। लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग, फिर उसके बाद इलेक्शंस जो हैं डू नॉट रिप्रेजेंट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। तो काफ़ी सारे क्या है कि प्रॉब्लम्स भी हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। करप्शन की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट वेज of increasing production on the same piece of land, use examples to explain। तो देखो इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या क्या हो सकते हैं वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो मल्टीपल क्रॉपिंग आप सबसे पहला एग्जांपल देंगे जब भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात आती है, तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, सबसे पहला तो मल्टीपल क्रॉपिंग आ जाएगा। दूसरा हमारा जो है वो हम लोग कह सकते हैं HYVs, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, बेटर इक्विपमेंट्स, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लांट्स, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स, है ना, इम्प्लीमेंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग बायो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे आप लोग लैंड की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब सेक्शन सी पे आता है हमारा डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। तो पेनिनसुलर रिवर साउथ इंडियन रिवर मोस्टली हमारी आ जाती हैं, तो हिमालयन और पेनिनसुलर। तो जो हिमालयन रिवर होती हैं ना वो क्या होती हैं, पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल का मतलब होता है कि पूरे साल उनमें पानी रहता है हिमालयन रिवर में से। तो हिमालयन रिवर पेरेनियल होती हैं और जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं वो सीजनल होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग वाटरफॉल्स आते हैं हमारे पेरेनियल जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं। अब इसमें ये एलुवियल प्लेन्स जनरेट होते हैं रिवर्स के, और एलुवियल प्लेन्स, बहुत बड़े बड़े एलुवियल प्लेन्स ये डिपॉजिट करती हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, बहुत ही इजी इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। और डीप जॉर्जेस ये बनाती हैं, डीप जॉर्जेस बनाती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में इसमें पानी होता है। पेनिनसुलर रिवर जो हैं ये सीजनल होती हैं और जब बारिश पड़ती है तभी इनमें पानी आता है। और इसमें हम लोग एक्चुअली ना यहाँ पर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स नहीं बना पाते हैं ज़्यादा, बट इसमें हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर प्लांट्स बना पाते हैं। और ये जो होती हैं फर्टाइल एलुवियम थोड़ा होता है इसमें, मतलब लेस अमाउंट होता है। इधर जो रिवर होती हैं एलुवियल प्लेन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते, रॉकी ये कई बार हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जॉर्जेस भी ये नहीं बनाती हैं। और बहुत ही कम टाउन जो हैं वो बसे हुए होते हैं रिवर बैंक पे, फ्यू टाउन्स आप कह सकते हैं यहाँ पे बसे हुए होते हैं। और जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वहाँ पे तो काफ़ी सारे टाउन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन ना आपको इम्पोर्टेंट पे मार्क करना है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया बॉट द फॉलोइंग एक्ट। वेस्ट लैंड रूल, वेस्ट लैंड रूल भाई वो लोग क्यों लेके आए हैं,
सिंपल सी बात है, उन लोगों को ना बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता था खेती से। तो अनकल्टिवेटेड लैंड जो है वो अनप्रोडक्टिव है और इस लैंड का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो लैंड रेवेन्यू इससे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए उसको उन्होंने वेस्ट लैंड बोल दिया। वेस्ट लैंड में क्या होता था कि भाई अभी इस पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, बट इस पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। जब अगर इस पे कल्टीवेशन करेंगे तो लैंड रेवेन्यू बढ़ जाएगा, जब तक कल्टीवेशन नहीं हो रहा, जब तक इस पे खेती नहीं हो रही है तो वेस्ट लैंड है। तो मतलब अगर लैंड है ना उस पर खेती नहीं हो रही तो ये लोग कहते थे अंग्रेज कि ये वेस्ट है पागल लोग। खैर 26 क्वेश्चन का जो सेकंड है, फॉरेस्ट एक्ट्स। फॉरेस्ट एक्ट वो लोग क्यों लेकर के आए? क्योंकि उन लोगों को क्या करना था, उनको रिजर्व्ड फॉरेस्ट बनाने थे और एक उन लोगों को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाने थे। ठीक है, एक तो रिजर्व बनाने थे और एक प्रोटेक्टेड बनाने थे, ये दो चीज़ें उनको करनी थी। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो थे वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए थे, फॉर कॉमर्शियल यूज़, फॉर कॉमर्शियल यूज़ ओनली, और पेस्टोरलिस्ट यहाँ पर नहीं जा सकते थे। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे उसमें जो है वो मूवमेंट ऑफ पेस्टोरलिस्ट वर सीवियरली, पेस्टोरलिस्ट बिल्कुल नहीं जा सकते थे। मतलब पेस्टोरलिस्ट क्या होते थे? चरवाहे। रिजर्व फॉरेस्ट में चरवाहे बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। तो भाई अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा हमारे जो फॉरेस्ट इनको एक्सप्लॉइट किया है। अभी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, तो भाई देखो अंग्रेज़ों की नज़रों में जो नोमैडिक पीपल होते थे, नोमैडिक यानी कि जो घुमंतू लोग होते थे ना, उनको अंग्रेज़ कहते थे कि भाई इन पे तो हमें बहुत शक है। तो उन्होंने ना बहुत सारे ट्राइब्स को ना क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया था कि इनको भाई बहुत ज़्यादा इनका हमें ध्यान रखना है, इनको इधर उधर नहीं घूमने देना है, इन पर हमेशा नज़र रखनी है। तो जो ट्राइब्स अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते थे उनको अंग्रेज़ क्रिमिनल ट्राइब जो है वो अपराधी जनजाति अधिनियम के तहत उनको घोषित कर दिया जाता था कि भाई ये इधर ज़्यादा घूम नहीं सकते, इन पे बहुत ही कड़ी नज़र रखी जाएगी। नेक्स्ट है कि भाई गिव रीजंस टू एक्सप्लेन वाई द मसाई कम्युनिटी लॉस्ट देयर ग्रेजिंग लैंड। तो जो मसाई कम्युनिटी थी, जब अंग्रेज़ आए, जब कॉलोनियल रूल जो है, कॉलोनियल रूल हमारे देश में जब स्टार्ट हुआ, तो मसाई कम्युनिटी ने अपना पूरा जो है वो हमारा देश नहीं, सॉरी, मसाई कम्युनिटी कॉलोनियल रूल इन अफ्रीका में जब ये कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर क्या किया, 1885 में मसाई लैंड को जो है आधे में काट दिया गया और उसमें दो कॉलोनी बसा दी गई, एक ब्रिटिश केन्या और एक जर्मन तंजानिया। ठीक है, तो मसाई लैंड दो भागों में बांट गया, एक में जो था वो ब्रिटिश केन्या था और एक में जो था जर्मन पार्ट चला गया। ठीक है, जर्मन तंगानिका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ये अलग अलग मतलब चरवाहे थे, ये तो घूमा करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, फिर उनको घूमने नहीं दिया गया और उनका बहुत सारा अच्छा ग्रेजिंग लैंड जो है वो ख़राब हो गया। 2 साल के ड्रॉट से क्या हुआ, लगभग सूखा पड़ गया और घास नहीं मिली, तो बहुत सारे उनके जो जानवर थे वो मर गए और इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्टोरल कंपटीशन से देखो एडवांटेजेस भी होते हैं। तो क्या एडवांटेज होते हैं कि सिटीजन कैन चूज़ देयर लीडर्स हु कैन क्रिएट मोर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इससे क्या, ऑप्शन 1 में आप लिख सकते हैं कि भाई जो सिटीजन्स हैं कैन चूज़, ठीक है, सिटीजन कैन चूज़ देयर लीडर्स who will create more economic growth। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो सकता है। और इस सेकेंड आप लोग लिख सकते हैं, इट लीड्स टू द फाउंडेशन ऑफ अ वेल डेवलप्ड सोसाइटी। तो आप लिख देंगे लीड्स टू अ फाउंडेशन ऑफ वेल डेवलप्ड सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट आप रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन से क्या होता है, इंसेंटिव्स भी बढ़ते हैं।
तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इलेक्टोरल कंपटीशन के, बहुत अच्छा काम फिर पॉलिटिकल पार्टियाँ करती हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीजनल हंगर एंड क्रॉनिक हंगर। क्रॉनिक जो हमेशा रहे उसको हम लोग क्रॉनिक कहते हैं। सीजनल हंगर का मतलब है कि भाई जब अगर अच्छे से खेती हो गई तो उस समय पर खाना तो अच्छे से मिल गया, जब खेती नहीं हो पाई तो अच्छे से खाना नहीं मिला। तो सीजनल हंगर इज़ अ फॉर्म ऑफ हंगर दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज़ अनेबल टू फाइंड अ जॉब फॉर द फुल ईयर। ठीक है, तो भाई हम उसे सीजनल हंगर कहेंगे। तो ये हार्वेस्टिंग साइकिल से, तो सीजनल हंगर जो है वो लिंक होती है हार्वेस्टिंग साइकिल से। ठीक है, जो हार्वेस्टिंग साइकिल्स हैं उससे लिंक होती है सीजनल हंगर, और कॉमन होती है रूरल एरियाज़ में। तो ये जो सीजनल हंगर है ये कॉमन इन रूरल एरियाज़। ठीक है, रूरल एरियाज़ में ये कॉमन है और ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटी की वजह से होती है। और जो अगर आप कहेंगे क्रॉनिक हंगर, तो इसमें क्या है कि इनसफिशिएंट क्वांटिटी और क्वालिटी, इनसफिशिएंट क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फूड। ठीक है, इस वजह से ये होती है कि भाई आपको मतलब खाने को मिल रहा है, सब उसको दाल चावल, हर समय दाल चावल मिल रहा है, सब्जी रोटी या फिर कोई न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हम लोग क्रॉनिक हंगर बोलेंगे। नेक्स्ट है वाई इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ पिक्यूलियर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। क्योंकि हमारे देश की ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है बट स्किल्ड नहीं है। तो पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है बट वो स्किल्ड नहीं है। जॉब्स हमारे देश में कम है, नंबर ऑफ़ जॉब्स कम है। तो जिस हिसाब से एजुकेशन मतलब सबको मिल रही है बट जॉब्स इतनी नहीं बढ़ पा रही हैं, तो ये जो गैप है ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, एजुकेटेड भी है बट अनएम्प्लॉयड भी है, ये अजीब सी प्रॉब्लम है इंडिया में। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। तो इसका जो सिंपल सा होता है ना, वो होता है टेम्परेचर, किस जगह का टेम्परेचर जैसा होगा उसी तरीके के पेड़ पौधे वहाँ पर होंगे। ठीक है, फिर दूसरा जो आता है वो आता है कि भाई उस एरिया की सॉइल कैसी है। तीसरा आता है कि वहाँ का लैंड कैसा है। चौथा आता है कि प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश वगैरह जो है वो उस एरिया में कैसी हो रही है। पांचवा आता है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब होता है कि कितने समय तक वहाँ पर धूप आ रही है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे कि मिट्टी कैसी होगी, उस हिसाब से वहाँ पे पेड़ पौधे उगेंगे, ज़मीन कैसी होगी, है ना, पहाड़ है, पठार है, नदियों के पास है कि भाई पहाड़ों के पास है, डेजर्ट के पास है, उसके हिसाब से वहाँ के पेड़ पौधे जीव जंतु होंगे। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर ज़्यादा जंगल होता है, वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, What are the similarities between colonial management of forest in Bastar and in Java? और next है how did the people of Bastar react against British forest policy? What were its consequences? तो ये जावा और बस्तर से रिलेटेड दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे पास हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो ये वाला जो है, अब तो देखिए आप लोग कि बस्तर और जावा में क्या सिमिलैरिटीज़ थी वहाँ के कॉलोनियल मैनेजमेंट में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों, पहली जो सिमिलैरिटी थी वो तो यही थी कि भाई दोनों के दोनों कॉलोनियल रूल के अंडर थे। दूसरा था कि वहाँ पर जो लोकल ट्रेडिशनल पीपल थे ना, उनको रोक दिया गया था जंगलों में जाने के लिए। फॉरेस्ट लॉज दोनों पर लगाए गए थे, बस्तर पर भी और जावा पर भी। विलेजर्स जो हैं वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे। टिम्बर यानी कि जो लकड़ी है वो स्पेशलिस्ट तरीके से फॉरेस्ट में काटी जाती थी। जो कॉलोनियल रूल है उसके द्वारा लोग फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे, बस फिर वो सिर्फ बंधुआ मजदूरी ज़बरदस्ती काम करने के लिए जाते थे, जिनको ज़बरदस्ती भेजा जाता था। और हर दिन लकड़ी काटी जाती थी और मतलब बेसिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था फॉरेस्ट को, दोनों जगह, बस्तर में भी और जावा में भी। नेक्स्ट है व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली बार बार एग्जाम में आता रहता है कि पावर और फंक्शन क्या होते हैं एक प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द कंट्री। कंट्री के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये क्या होते हैं, चीफ होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के। कैबिनेट के चेयरमैन होते हैं। ठीक है,
कैबिनेट के भी ये हेड होते हैं और कैबिनेट मीटिंग्स ये कंडक्ट करते हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिफरेंस आ जाता है अगर ओपिनियन का, तो उसको भी सॉल्व करते हैं कौन, हमारे प्राइम मिनिस्टर। पोर्टफोलियो एलोकेशन इनका काम होता है। पोर्टफोलियो एलोकेशन का मतलब होता है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये सारा का सारा काम कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। और ये लिंक होते हैं बिटवीन कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री ही प्रेसिडेंट को सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि कैबिनेट मीटिंग्स में क्या चल रहा है। चीफ एडवाइज़र होते हैं प्रेसिडेंट के, ये कि ये आपको करना है, और ये एडवाइस जो है प्रेसिडेंट को कौन देते हैं, प्राइम मिनिस्टर देते हैं। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंट्री के, ठीक है, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंट्री के। तो ये सारे के सारे बेसिकली फंक्शंस होते हैं और पावर्स होते हैं एक प्राइम मिनिस्टर के। नेक्स्ट है सजेस्ट एनी 5 पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला, बहुत सारे हैं एक्चुअली, आप लोग लिख सकते हैं आपको कोई भी 5 बताने हैं, ठीक है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। फिर आप लिख सकते हैं रूरल हाउसिंग, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, ठीक है। फिर आप महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ MG रेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लिख सकते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। फिर आप लोग लिख सकते हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो और भी बहुत सारे आप लोग ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन ई जो है वो हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। कई बार हमें पैराग्राफ में मिलता है, कई बार खुद से देने होते हैं। तो इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द टेम्परेचर राइजेज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग समर। 50 डिग्री सेल्सियस तक कहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाता है, कौन से पार्ट में पहुँच जाता है इंडिया के। तो देखो सिंपल सा इसका आंसर है जो हमारा सबसे गर्म रीजन है, राजस्थान डेजर्ट, है ना। इन समर मर्करी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान डेजर्ट, ठीक है। तो राजस्थान डेजर्ट आंसर हो जाएगा। विच विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन इंडिया। तो इंडिया में जो रेनफॉल आती है वो हमें पता है कहाँ से आती है, बिल्कुल याद रख लेना, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। वैसे तो आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हो साउथ वेस्ट, क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है ना, तो आप लोग खुद से भी आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग को ढूंढना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, इधर से आ जाएगा। नेक्स्ट है वाई डू कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। मतलब कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ पर सर्दी गर्मी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की नहीं पड़ती है, ड्यू टू मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशन। तो जो ओशन का मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी नहीं पड़ती है, ठीक है। कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर, सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर हमें मॉडरेटिंग इफेक्ट लिख देना पड़ेगा, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशन, इसका एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा। वाई डज दिस अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट जाते जाते जो हमारी रेनफॉल है वो कम क्यों होती जाती है। तो देखो इसका ये रीज़न है डिक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट इन द विंड्स। तो डिक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट इन विंड्स, यहाँ पर ये है डिक्रीज इन मॉइस्चर, डिक्रीज इन मॉइस्चर
कंटेंट ऑफ द विंड्स, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, who had given the concept of evolution and natural selection। तो भाई देखो, हिटलर्स रेसिज्म was borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer। Darwin was a natural scientist who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection। तो किसने दिया था evolution और natural selection का concept? चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था और हिटलर ने इसका गलत इस्तेमाल किया था। चार्ल्स डार्विन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। हाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट टर्म लेबेनस्ट्रैम। तो देखो, हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि भाई जो सबसे ज़्यादा फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। According to the idea, only those species survived on Earth that could adapt to themselves to changing climate condition। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ये बोला कि अर्थ पर सिर्फ वही स्पीशीज सर्वाइव कर पाई हैं जिन्होंने बदलती हुई कंडीशन के साथ खुद को ढालना सीख लिया है। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेनसेरम। लेबेनसेरम का मतलब होता है लिविंग स्पेस। तो लेबेनसेरम का मतलब होता है लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस का मतलब हुआ रहने की जगह। हु वर कंसिडर्ड अनडिजायरेबल्स इन जर्मनी। जर्मनी में तो अनडिजायरेबल्स बहुत सारे लोगों को ये लोग मानते थे। जर्मन्स wanted only a society of pure and healthy Nordic Aryans. They alone were considered desirables। तो healthy Nordic Aryans, ठीक है, सिर्फ ये ही डिज़ायरेबल थे, वर डिज़ायरेबल, ये तो सिर्फ डिज़ायरेबल थे। इसके अलावा अदर देन दैट नो वन, ठीक है। तो अनडिज़ायरेबल कौन थे? हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस के अलावा सब अनडिज़ायरेबल थे। व्हाट वाज नाजी प्रोपेगेंडा। नाजी प्रोपेगेंडा ये था कि भाई डिफरेंट मीन्स टू पॉपुलराइज नाजी आइडियोलॉजी। नाजी आइडियोलॉजी को किसी भी तरीके से पॉपुलराइज कर दिया जाए, बस यही था नाजी प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट देखिए, हमारा आता है इन विच प्रोविंस यूगोस्लाविया अल्बेनियन वर इन माइनॉरिटी। तो पढ़ लेते हैं। Kosovo was the province of Yugoslavia before its split. In this province, the population was overwhelmingly ethnic Albanian। तो हमें मेजॉरिटी में कहाँ पर थे? तो यहाँ पर कोसोवो में ये लोग मेजॉरिटी में थे। कोसोवो whose government was very hostile to Kosovo Albanians, but the entire country Serbs were in majority. A narrow-minded Serb nationalist Milosevic had won the election. His government was very hostile to Kosovo Albanians. तो कौन खिलाफ था? Narrow-minded Serb nationalist Milosevic। तो गवर्नमेंट ऑफ मिलोसेविक इनके खिलाफ थे। गवर्नमेंट ऑफ Milosevic। Why do you think government in Yugoslavia didn't function in democratic ways? तो he wanted the Serbs to dominate the country। तो ये जो मिलोसेविक थे चाहता था कि सर्ब्स ही पूरी कंट्री पे डोमिनेट करें। Many Serb leaders thought that ethnic minorities like Albanians should either leave the country or accept the dominance of Serb। तो जो ये थे मिलोसेविक ये चाहते थे कि बाकी सारे जितने भी लोग हैं या तो देश छोड़ के चले जाएं या तो फिर भाई ये मान लें कि सर्ब उनसे ऊपर हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इन यूगोस्लाविया डिडंट फंक्शन। अच्छे से फंक्शन क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि भाई ये सबको जो है वो राइट्स नहीं देते थे, मिसयूज़ करते थे अपनी पावर का। तो मिसयूज़ ऑफ पावर हो जाएगा कि भाई इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, इसलिए सरकार अच्छे से नहीं चल पाई। वाई डिड कोसोवो अल्बेनियंस नीड राइट्स। कोसोवो अल्बेनियंस को राइट क्यों चाहिए थे? ताकि वो खुद को बचा सके, है ना। तो स्टोरीज इसमें हमें बता रखी है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, उनको राइट्स चाहिए थे। तो ये हमारे हो गए सारे के सारे पैसेज।
अब हम मैप देख लेते हैं। तो मैप में मेजॉरिटी कंट्री ऑफ एलीट पावर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मेजर कंट्री कौन सी थी एलीट पावर की, और मेजर कंट्री कौन सी थी सेंट्रल पावर की वर्ल्ड वॉर वन में। तो देखो ये ब्रिटेन है ना, ये किसके साथ थी, ये थी एक एलीट पावर। और सेंट्रल पावर की कौन कौन से थे, एक तो उसमें से हमें मैप में बताना है कि टर्की थी। नेक्स्ट देखते हैं, हमें बोला गया है स्टैंडर्ड मरीडियन लोकेट करना है इंडिया के मैप में, कंचनजंगा लोकेट करना है, काजीरंगा लोकेट करना है, और दचिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्टैंडर्ड मरीडियन तो देखो मिर्ज़ापुर से, मिर्ज़ापुर जो शो है ना, हाँ वही, उधर से ही हमारे देश की स्टैंडर्ड मरीडियन होकर के जाती है, मिर्ज़ापुर यूपी से। कंचनजंगा कहाँ पर पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा। काजीरंगा हमारा होता है असम में, और दचिंगम नेशनल पार्क या फिर दचिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर श्रीनगर के पास पड़ती है। तो ये देखिए मैप में इस तरीके से ये सारा का सारा बनाया गया है। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।